नमस्कार, मैं अजय कुमार। हिंदी पट्टी का एक मशहूर अखबार है अमर उजाला। एबीसी का सर्वे बताता है कि हर दिन इसकी 26 लाख से ज़्यादा प्रतियां बिकती हैं, यानी 26 लाख लोग इसे पढ़कर अपने देश दुनिया की समझ बनाते हैं। 15 जनवरी साल 2023 को इस अखबार में बनारस के विश्वविद्यालयों में अर्बन नक्सलियों की पैठ नाम से एक खबर छपी है। इस खबर में वह सब कुछ है जो अखबारी नैतिकता के खिलाफ जाता है। वह सब कुछ है जो हर एक नेक लड़ाई में आम आदमी के बीच ही आम आदमी को दुश्मन बना देता है। वह सब कुछ है जो खबर का नहीं बल्कि प्लांटेड खबर का चरित्र होता है। वह सब कुछ है जिसकी वजह से मौजूदा वक्त की मुख्य धारा की मीडिया मौजूदा वक्त की जनमानस की सबसे बड़ी दोषी बनकर उभरी है। इस खबर में लिखा है कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ सहित पूर्वांचल के 2 दर्जन महाविद्यालयों में अर्बन नक्सलियों ने अपनी पैठ गहरी कर ली है। इन सब का मकसद युवाओं में राष्ट्र विरोधी मानसिकता को बढ़ावा देना है। सुरक्षा एजेंसियों ने 130 अर्बन नक्सलियों को चिन्हित किया है। अब तक की पड़ताल में यह बात सामने आई है कि अर्बन नक्सल से जुड़े लोग धरना और विरोध प्रदर्शन के जरिए माहौल बिगाड़ने की साजिश कर रहे हैं। और भी सारी आधारहीन बातें इसमें लिखी हैं और इसके साथ यह भी लिखा है कि आजमगढ़ में हवाई अड्डे के लिए जमीन अधिग्रहण का विरोध किया जा रहा है। कुछ लोग धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि एयरपोर्ट के लिए जमीन का अधिग्रहण नियमानुसार स्थानीय लोगों की सहमति से हुआ है। इसके बावजूद अर्बन नक्सल से जुड़े लोग मामले को तुल दे रहे हैं। समूह से जुड़े लोग गुपचुप तरीके से मदद भी कर रहे हैं, लेकिन मंशा के अनुरूप सफलता नहीं मिल रही है। उत्तर प्रदेश सरकार के सख्त रवैये और कड़ी कार्रवाई की डर से बहुत सारे लोग नक्सलियों से दूरी बनाए हुए हैं। इस खबर में क्या क्या कमी है जो इसे आधारहीन खबर की कैटेगरी में रखती है, इसे बताते हुए न्यूज़ लॉन्ड्री वेबसाइट पर हिंदी के अखबारों के कामकाज को लेकर पक्षकारिता नाम का कॉलम लिखने वाले हिंदी के जाने माने पत्रकार अभिषेक श्रीवास्तव कहते हैं कि देखिए, अव्वल तो यह है कि यह सुरक्षा एजेंसियों के हवाले से लिखी गई खबर है, मगर ना ही किसी अधिकारी का कोट है और ना ही सुरक्षा एजेंसियों का नाम लिखा गया है। इस खबर का कोई आधार नहीं दिखता। दूसरी बात यह है कि यह खबर केवल अमर उजाला में छपी है। आखिरकार दूसरे अखबार में यह खबर क्यों नहीं छपी? ऐसा लगता है कि यह प्लांटेड खबर है। यह पहली बार नहीं हो रहा है, कई बार ऐसा होता है। पुख्ता तौर पर तो नहीं कहा जा सकता, मगर हो सकता है कि प्रशासनिक अधिकारियों ने यह खबर छपवाई हो, सरकार की तरफ से यह खबर छपवाई गई हो। चूंकि इस खबर को लिखने वाले संवाददाता का नाम भी दर्ज है, तो जिम्मेदारी संवाददाता की भी बनती है। उसने आधारहीन खबर लिख कैसे दी? इसका मतलब है कि संवाददाता की अनैतिक महत्वाकांक्षा की वजह से भी यह खबर छपी होगी। इसमें अखबार और संवाददाता दोनों की जिम्मेदारी बनती है। इस खबर के लिए अर्बन नक्सल शब्द का इस्तेमाल किया गया है। यह शब्द भी सरकारी शब्दावली का हिस्सा नहीं है। मौजूदा वक्त की सत्ता ने लोगों के बीच अपनी वैधता बनाने के लिए कुछ काल्पनिक विलेन गढ़े हैं, जैसे कि दोषद्रोही, टुकड़े टुकड़े गैंग, खान मार्केट गैंग। इसी तरह के काल्पनिक विलेन में अर्बन नक्सल जैसा शब्द भी शामिल है। इन सारे शब्दों के सहारे ही हर जायज विरोध की अगुवाई करने वाले लोगों को मौजूदा वक्त की सत्ता लोगों के बीच विलेन में तब्दील करने के रास्ते पर निकल पड़ती है। ठीक यही रणनीति यहां भी अपनाई गई है। लखनऊ सिविल सोसाइटी ने प्रेस रिलीज जारी कर इस मामले पर कहा कि अमर उजाला ने यह ठीक नहीं किया। आजमगढ़ के खिरियाबाग आंदोलन में कोई मतलब की चीज हाथ नहीं लगी तो अर्बन नक्सली का हवाई पेंच सामने कर दिया। यह आरोप सनसनी फैलाने, आंदोलन को बदनाम करने और जनता की आवाज को दबाने की साजिश है। अर्बन नक्सली का आरोप सरकार या सरकारी अमले की तरफ से लगता तो बात कुछ और थी, लेकिन यहाँ तो एक अखबार ने आंदोलन को कटघरे में खड़ा करने का ठेका ले लिया। किसी लोकतांत्रिक आंदोलन को चित्त कर देने का आसान नुस्खा है कि उस पर अर्बन नक्सली का ठप्पा लगा दिया जाए। यह अपनी यशस्वी प्रधानमंत्री जी की खोजी हुई और आजमाई हुई बात है, लेकिन वही शब्दावली अगर अखबार भी बोलने लगे तो समझ लेना चाहिए कि दाल में बहुत कुछ काला है। खिरियाबाग गोया शाहीन बाग होता जा रहा है। एयरपोर्ट के नाम पर 40,000 की आबादी को उजाड़ देने की सरकारी परियोजना के खिलाफ आजमगढ़ में जमीन मकान बचाओ संयुक्त मोर्चा के बैनर तले आंदोलन जारी है। आंदोलन में 2/3 महिलाओं की भागीदारी है। लोग हवाई सपनों के झांसे में आने को तैयार नहीं, अपनी 1 इंच भी जमीन देने को तैयार नहीं। सरकार विकास करने की जिद पर अड़ी है और लोग अपना घर द्वार छोड़ने को तैयार नहीं। लोग चाहते हैं कि हवाई अड्डे का मास्टर प्लान रद्द किया जाए, उन्हें चैन से रहने दिया जाए। हवाई अड्डा बनाने की मांग आजमगढ़ ने तो की ही नहीं थी, और फिर बनारस के बाबतपुर हवाई अड्डे से आजमगढ़ की सीमा बस 45 किलोमीटर दूर है। मुट्ठी भर लोगों के लिए हजारों को दोराहे पर खड़ा कर देने का क्या तुक बनता है? अमर उजाला में छपी खबर बकवास का पुलिंदा
लिखा है, खबर से आंदोलन का पक्ष गायब है और गढ़े गए आरोप का सबूत भी नदारद है। तो क्यों न कहा जाए कि इस खबर की मंशा सरकार और प्रशासन के हाथ में दमन और उत्पीड़न का बहाना थमाने की थी। इसे पत्रकारिता नहीं कहते। हम कड़े शब्दों में ऐसी गैर जिम्मेदार पत्रकारिता की निंदा करते हैं। इस अनर्गल खबर के छपने को लेकर अमर उजाला प्रबंधन से माफ़ी मांगने और पत्रकार पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग करते हैं। यह तो बात हो गई अखबार के उस कतरन पर जो अपनी प्रकृति से खबर बिल्कुल नहीं बल्कि प्लांटेड खबर की तरह लगती है। अब बात करते हैं कि आखिरकार यह प्लांटेड खबर छपवाई क्यों गई। आजमगढ़ में किस तरह का आंदोलन चल रहा है जिसे दबाने के लिए अर्बन नक्सल जैसे शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है। पूर्वांचल के जाने माने पत्रकार विजय विनीत बताते हैं कि आजमगढ़ से तकरीबन 19 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है जमुआ हरिराम। सरकार ने पिछले साल अक्टूबर महीने में मंदुरी हवाई अड्डे के एक्सपेंशन के लिए जमुआ हरिराम और उसके आसपास के 8 ग्राम सभाओं की ज़मीनों का अधिग्रहण करने का ऐलान किया था। साल 2005 में मुलायम सिंह सरकार के दौरान उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में नेताओं के चढ़ने उतरने के लिए हवाई पट्टी बनाई जा रही थी। उसी के तहत यहाँ भी साल 2005 में हवाई पट्टी बनी थी। जमीन बंजर थी, इसलिए इलाकाई किसानों ने हवाई पट्टी का विरोध नहीं किया। अब इसका और विस्तार कर इसे नेशनल और इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रूप में विकसित करने की योजना है। प्रशासन ने एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के लिए करीब 670 एकड़ जमीन का अधिग्रहण करने की योजना बनाई है, जिसके अंतर्गत वह 8 ग्राम सभा के इलाके आने वाले हैं। वहां के लोग इसे लेकर के जमकर विरोध कर रहे हैं। इस विरोध को तकरीबन 100 दिन होने जा रहा है। इस आंदोलन का धरना स्थल खिरिया बाग है। धरना स्थल पर हर दिन तकरीबन 500 से 600 लोग इकट्ठा हो जाते हैं। लोगों का कहना है कि हम अपनी जान दे देंगे मगर जमीन नहीं देंगे। सरकार चाहे तो खेतों में कब्रिस्तान बनाकर हम सभी को गाड़ दे और हमारी ज़मीन ले जाए। तकरीबन 100 दिन का होने जा रहे इस आंदोलन की यात्रा क्या रही है? इस सवाल पर सुनिए इस आंदोलन में सक्रिय तौर से शामिल नेशनल अलायंस फॉर पीपल्स मूवमेंट के राष्ट्रीय समन्वयक राजीव यादव को। देखिए, ये आंदोलन 12-13 अक्टूबर से शुरू हुआ और जब यहाँ पर एयरपोर्ट के नाम पर ज़मीन जबरन अधिग्रहण करने का सरकार ने कोशिश किया और यहाँ पर लोगों ने कहा कि जब हम ज़मीन देना ही नहीं चाहते हैं तो किसी भी प्रकार का सर्वे हम नहीं होने देंगे। और ये आंदोलन शुरू हुआ और डीएम साहब से यहाँ के लोग मुलाकात किए और बात किए, कहे कि हमारे साथ जाति हुई है तो डीएम साहब ने कहा कि रासुका के तहत कार्रवाई कर देंगे। हमारी माताएं बहनें उसके बाद उस हिंसा के खिलाफ यहाँ पर बैठे, लेकिन कोई प्रशासन कोई वार्ता नहीं कर रहा था। बाद में जब यहाँ पर राकेश टिकैत, मिधा पाटकर, जगतार सिंह बाजवा, चढ़ूनी साहब जैसे लोगों का यहाँ पर दौरा शुरू हुआ, तब प्रशासन जाकर के एक दिन वार्ता के लिए कहा, लेकिन एसडीएम साहब ने जो निर्धारित जगह वार्ता के लिए कही थी वहाँ पर नहीं आए। उसके बाद लगातार हमारा आंदोलन चलता रहा, आंदोलन को इग्नोर किया प्रशासन ने। उसके बाद जब ये सवाल हम लोगों ने कहा कि संविधान दिवस है, संयुक्त किसान मोर्चा का इस आंदोलन को समर्थन है और कहा उन्होंने कि वहाँ पर राज्यपाल का मार्च करने के लिए। जब वहाँ जाने लगे तो इसी खिरिया बाग में एसडीएम साहब आए और कहे कि आपको वहाँ पर जाने की क्या ज़रूरत है, और उन्होंने इसके बाद हम इस पूरे इलाके को छावनी में तब्दील करवा दिया और कहा कि हम नहीं जाने देंगे। बमुश्किल यहाँ से लोग जा पाए। इसके बाद जब ये सवाल 6 दिसंबर को विधानसभा में उठा, उसी दिन यहाँ पर एसडीएम साहब से वार्ता हुई और वार्ता में एसडीएम साहब ने कहा था कि हम प्रस्ताव देंगे, हम आपको लेकिन जब हमने पूछा कि प्रस्ताव क्या है तो उन्होंने कहा कि प्रस्ताव नहीं है। उन्होंने कहा कि शासन द्वारा निर्देश पे वार्ता हो रही है। हमने कहा शासन का वो निर्देश कहाँ है? उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं, हम डीएम साहब से वार्ता करवाएंगे। उसमें कह रहे थे वो कि आप टिहरी की तरह, भाखड़ा नांगल की तरह आप कुर्बानी दे दीजिए देश के नाम पर। हमने कहा, यहाँ के किसानों ने कहा कि नहीं, हमें कुर्बानी नहीं दे सकते हैं। इस पूरे इलाके में बड़े पैमाने पर हजारों किसान उजाड़े जाएंगे। इस बड़े इलाके में बड़े पैमाने पर पेड़ काटे जाएंगे। बड़े पैमाने पर यहाँ पर मकान है, 4000 से ज़्यादा अधिक मकान है, उनको बुलडोज कर दिया जाएगा। और ये आंदोलन तब चला जब उत्तर प्रदेश में बुलडोजर की राजनीति चल रही थी और कोई बोलने वाला नहीं था। तब यहाँ के ग्रामीण खड़े हुए। खैर, उसके बाद हमारी बात डीएम साहब से जो वार्ता तय हुई 13 तारीख को, वो भी नहीं हो पाई उन टाइमिंग की वजह से। और उसके बाद जब 24 दिसंबर को यहाँ के आंदोलन के समर्थन में वाराणसी से एक पदयात्रा आने वाली थी, तो हमारे साथी संदीप पांडे जी को वहाँ पर डिटेन कर लिया गया। जब मैं वहाँ पर गया तो जब मैं वापस लौट रहा था, वो यात्रा पोस्टपोन हो चुकी थी, तो मुझे वाराणसी से उठा लिया गया। और वाराणसी से उठाने के बाद मुझे कहा गया कि आपके पास पिस्टल कहाँ है?
जो अपहरणकर्ता था मुझे बिना नंबर प्लेट की गाड़ी से आए और उठा लिया, कहे आपके पास पिस्टल का। मैं कहा दाल चावल पूछे मुझसे। फिर उन्होंने कहा कि विकास का विरोध क्यों करते हैं, आप इतने पढ़े लिखे हैं, इस बात का क्यों काम करते हैं, आप संयुक्त किसान मोर्चा से लेकर इस आंदोलन के बारे में कहाँ मीटिंग करते हैं, कैसे फंडिंग होती है, तमाम चीज़ें बात हुई। और कहा गया कि दिनेश लाल निरहुआ से तालमेल कर लीजिए। बस जब मैं रास्ते में था उसी समय मुझे कई थानों में, देवगांव थाने पर भी रोका गया। जब रास्ते में मैंने देखा कि एसएसपी एजेडएच के नंबर से मेरे अपहरणकर्ता को फ़ोन आ रहा था, उसके बाद मुझे ला करके कंदरापुर थाने को दिया गया और कंदरापुर थाने से मुझे फिर यहाँ पर जो एसडीएम सदर हैं वहाँ पर मुझे पेश किया गया। उसके बाद इस सवाल को लेकर जब हम आजमगढ़ एसपी से मिलने गए तो हमारी माताएं बहनें जो मिलना चाहती थी एसपी से, उनको अंदर जाने नहीं दिया जा रहा था। योगी जी की सरकार है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात करती है, लेकिन महिलाओं को अंदर नहीं जाने दिया जाता। और मैंने बताया एसपी साहब से कि अपहरणकर्ता के मोबाइल पे एसएसपी एजेडएच के नंबर से फ़ोन जा रहा था, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और मेरा साफ कहना था कि दिनेश लाल निरहुआ ने जब यहाँ के लोगों को बोला कि सरकारी ज़मीन पर कब्जा करके बैठे हैं और सरकारी ज़मीन चूँकि और इनके विकास विरोधी हैं, मनबड़ हैं, इनको ऊपर पहुँचा दीजिए, घुटना तोड़ दीजिए, इनको जेल में डाल दीजिए। हमने इसकी कंप्लेंट भी एसपी साहब से किया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। उसके बाद हमारी 30 दिसंबर को फिर से डीएम साहब से वार्ता हुई। हमने डीएम साहब से कुछ सवाल पूछे। हमने पूछा कि आपने किस आधार पर यहाँ सर्वे किया। उस वार्ता में हमको बताया गया कि 2 लाइन का हमें आया है, उसके आधार पर सर्वे किया गया। हमने कहा कि जो सर्वे के जो मानक हैं उनको आपने पूरा नहीं किया है। उन्होंने कहा कि उनको आप छोड़ दीजिए। उसके बाद उन्होंने कहा कि आगे की बात करते हैं, उन्होंने कहा कि ये मामला शासन के यहाँ विचाराधीन है और जब शासन द्वारा आएगा तो इंडिविजुअल रूप से हम करेंगे, आएंगे। हमने कहा इंडिविजुअल की जरूरत क्या है, जब हम इतने देर से धरने पे बैठे हैं, सामूहिक रूप से सामूहिक आ जाते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं चलिए ठीक, हम मान गए। आज हमको आरटीआई से सूचित किया जा रहा है कि आपका मामला, इंटरनेशनल एयरपोर्ट का मामला शासन के पास विचाराधीन है। अब एक महत्वपूर्ण सवाल यह भी बनता है कि जिस तरह की प्रशासनिक कार्रवाई जमीन हथियाने के लिए हुई है, वह भूमि अधिग्रहण कानून का उल्लंघन किस तरह से करती है। इस पर सुनिए राजीव यादव को। देखिए, भूमि अधिग्रहण कानून साफ तौर पर कहता है कि हम जब भी कोई भूमि अधिग्रहण करना होगा तो गांव वालों से हम बातचीत करेंगे और गांव वालों से बातचीत में 2 प्रतिनिधियों को नियुक्त किया जाएगा और उनके द्वारा जाकर के फिजिकल सर्वे किया जाएगा, मतलब मौके मुआयने पे सर्वे किया जाएगा। उसके बाद उस रिपोर्ट को जो है आप पब्लिश करेंगे और उसको जन सुनवाई की जाएगी, उसके बाद शासन को भेजा जाएगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं किया गया। इस पूरे मामले में एक सर्वे पहले किया गया था, उसको बाद में रद्द किया गया। ये दूसरा सर्वे किया गया है। पहले सर्वे में भी इसको नहीं पालन किया गया और दूसरे सर्वे में भी नहीं पालन किया गया और कहा गया डीएम के द्वारा खुद कि ड्रोन और खतौनी के माध्यम से सर्वे किया गया, जो कि गलत है। और ये बात इसलिए पुष्ट होती है कि अगर ड्रोन और खतौनी के माध्यम से सर्वे हो सकता था तो यहाँ पर 12 और 13 के दिन और रात में भारी पुलिस बल 3 पीएससी के साथ शायद प्रशासन को यहाँ पर नहीं आना पड़ता। दूसरा कि हमने आरटीआई के द्वारा ये सूचना मांगी कि हमको नोटिफिकेशन डीपीआर क्या कुछ है, तो उन्होंने कहा कि हमारे बारे में इसके बारे में कोई सूचना नहीं है और शासन में अभी ये मामला विचाराधीन है। 30 दिसंबर को डीएम साहब ने इस बात को कहा वार्ता में भी कि ये मामला विचाराधीन है और जब आएगा तो हम करेंगे। लेकिन अभी हमें मालूम चल रहा है कि पिछले 3-4 दिनों से यहाँ पर एसडीएम साहब गांव वालों को बुला करके किसी कागज पर सहमत पत्र के नाम पर दस्तखत करवा रहे हैं। हमने इस बात को कहा कि आपने कोई नोटिफिकेशन नहीं दिया, किस आधार पर आप इसको करवा रहे हैं, तो कोई जवाब इस बात का नहीं मिला। और इस मामले को लेकर जब हमने संसदीय कार्य मंत्री जो जब विधानसभा में उठा था, उनके यहाँ भी हमने 2 महीने की रिपोर्ट भेजी और ये सवाल राज्यसभा में मनोज झा ने उठाए हैं, यहाँ पर लोकल एमएलए नफीस साहब ने उठाया है, दुर्गा प्रसाद यादव ने भी उठाया है इस मामले को। लेकिन इतनी बड़ी जो सवाल होने के बावजूद यहाँ पर सहमत पत्र के नाम पर लगातार लोगों से संपर्क किया जा रहा है। हसनपुर में एक लड़के को फ़ोन आया कि हमको कहा गया है कि आप सहमति के लिए लोगों से बात करिए। तो मेरा सवाल यही है कि आपने सर्वे जो किया उसमें भी आपने किसी भी प्रकार का नोटिफिकेशन की कोई बातचीत नहीं है। आपने दूसरा कि आप यहाँ पर करने जा रहे हैं, सहमति लेने जा रहे हैं। ये जो भूमि अधिग्रहण कानून है वो कहता है कि इन्वायरमेंटल असेसमेंट, एग्रीकल्चरल असेसमेंट, लाइवलीहुड असेसमेंट आप करेंगे। 4000 से ज़्यादा लोगों के घर जा रहे हैं। इस इलाके में नहर है, जलाशय है,
यहाँ तालाब है, कुआं है, इस इलाके में अजगर पाए जाते हैं, इस इलाके में बड़े पैमाने पर खेती योग्य भूमि है। किसी भी कीमत पर जो भूमि अधिग्रहण कानून कहता है कि कम से कम बाधा पहुंचाए बिना आपको अधिग्रहण करना है, और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बाधा पहुंचाया करके ये अधिग्रहण करना चाहते हैं। इसलिए भूमि अधिग्रहण कानून के ये पूरी कार्रवाई खिलाफ है। अब इस आंदोलन की सामाजिक आर्थिक पहलू को थोड़ा समझ लेते हैं। इस पहलू पर जनचौक डिजिटल पोर्टल पर डॉक्टर सिद्धार्थ ने एक बहुत लंबा लेख लिखा है, जिसे जाकर आप वहां पर पढ़ सकते हैं। वह बताते हैं कि जिन जमीनों पर कब्जा करने का फैसला लिया गया है, उन जमीनों को उत्पादकता की दृष्टि से देखें तो यहाँ की जमीन बहुत ही उपजाऊ और बहुफसली है। सामाजिक तौर पर देखें तो इन 8 गाँव में दलितों और पिछड़ों की आबादी ज़्यादा है। करीब 50% आबादी दलितों की है। दलित पिछड़ा वर्ग से जुड़ी ज़्यादातर महिलाएं मेहनतकश हैं, घर के बाहर भी काम करती हैं। यही महिलाएं इस आंदोलन की रीढ़ हैं। यही शासन, प्रशासन और पुलिस का मुकाबला करती हैं। सच तो यह है कि इन्हीं के दम पर यह आंदोलन पिछले 100 दिनों से चल रहा है और टिका हुआ है। इस आंदोलन की अगुवाई कर रहे राम नारायण यादव का कहना है कि हम सिर्फ इस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का विरोध नहीं कर रहे हैं, बल्कि हर उस योजना का विरोध करते हैं जिसे इस देश के कॉरपोरेट घरानों और पूंजीपतियों के हितों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। हम किसानों, मजदूरों और आदिवासियों को समृद्ध बनाने वाले और सबको रोजगार देने वाले विकास के मॉडल की मांग करते हैं, न कि उनके घर जमीन लूटने वाले विकास के मॉडल की। अंत में जानिए कि इस आंदोलन की प्रमुख मांगे क्या है। सुनिए इस पर राजीव यादव को। देखिए, यहाँ पर किसानों की मांग है कि यहाँ पर वो ज़मीन नहीं देंगे एयरपोर्ट के लिए, क्योंकि उनकी हवाई चप्पल की औकात है, एयरपोर्ट से नहीं चल सकते हैं। दूसरा कि यहाँ पर दूसरी मांग ये है कि वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट की कभी मांग नहीं किए थे। यहाँ पर बगल में कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, बगल में लखनऊ में एयरपोर्ट है 2.5 घंटे की दूरी में, और 40 किलोमीटर की दूरी में मात्र जो है वाराणसी एयरपोर्ट है आजमगढ़ की सीमा से। ऐसे में यहाँ पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। गोरखपुर में और इलाहाबाद में भी एयरपोर्ट है, और यहाँ पर रामनगरी में भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की कवायद चल रही है। दूसरा कि यहाँ पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की मांग कभी भी यहाँ के किसानों ने नहीं की थी, और अगर सरकार सचमुच यहाँ के लोगों को सुविधा देना चाहती है तो 4 साल से यहाँ पर एयरपोर्ट बना है, 15 साल से यहाँ पर हवाई पट्टी के नाम पर ज़मीन अपहरण करके बैठे हैं। आज तक एक भी यहाँ पर विमान नहीं उतरा है। तो ऐसे में अगर सरकार सचमुच आजमगढ़ के लोगों को सहूलियत देना चाहती थी, विकास करना चाहती थी, तो उसको यहाँ से हवाई जहाज़ उड़ा होता। लेकिन ये ज़मीन कब्जाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। ये किसान जानता है कि अडानी अंबानी के लिए अभी जो इन्वेस्टर समिट भी हो रही है 11-12 फरवरी में, उस सब चीज़ों के लिए ज़मीन कब्जाने के लिए किया जा रहा है। इसलिए किसान किसी भी इस तरह की परियोजना के लिए अपनी ज़मीन नहीं देगा। और चूँकि वाराणसी एयरपोर्ट और लखनऊ एयरपोर्ट को भी देखिए अडानी के हवाले कर दिया गया है। तो ये हमारी मांग है कि किसान नेताओं का जिस तरह से अपहरण किया गया, इसके बाद हमारे किसान आंदोलन में जो लोग आंदोलन कर रहे थे उनके ऊपर फर्जी मुकदमे लाए गए, उन तमाम चीज़ों को बंद किया जाए और उनके खिलाफ जो कार्रवाई की जा रही थी, जो मुकदमे किए गए, उनको तत्काल वापस लिया जाए। हमारी मांग ये है कि 12-13 अक्टूबर को जो दिन और रात में यहाँ जो सर्वे के नाम पर यहाँ उत्पीड़न किया गया और लोगों ने कहा कि हम ज़मीन नहीं देंगे, उसके बावजूद यहाँ पर जबरन सर्वे किया गया, हमारी दलित माँ बहनों के साथ मारपीट की गई, आज तक मुकदमा पंजीकृत नहीं हुआ है। और रात में यहाँ पर सर्वे किया जा रहा था, रात में कोई सर्वे नहीं किया जाता है, लेकिन यहाँ पर रात में सर्वे किया गया। और जब हम लोगों ने इस बात को डीएम साहब से कहा कि जब विरोध करेंगे तो रात 2 दिन में हम करेंगे, तो मुझे लगता है कि जो यहाँ पर दोषी 12-13 अक्टूबर में जो दोषी पुलिस अधिकारी हैं, राजस्व कर्मी हैं, एसडीएम भी वहाँ पर शामिल थे, उनके खिलाफ कार्रवाई हो, ये प्रमुख मांगे इस आंदोलन की है। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।